चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप सभी लोग आ गए हैं। हम लास्ट क्लास में जहां पर डिस्कस कर रहे थे वहां से लेकर के मैं इसको एक्सटेंड करता हूं। जस्ट एक छोटा सा हम रिकैप या छोटा सा एक ब्रीफ देख लेते हैं लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था। हम लास्ट क्लास में अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जहां पर हमने देखा, पहले तो हमने बजट के बारे में देखा, जहां पर हमने देखा कि क्यों हमारे देश में डिफिसिट है, क्यों हमारे देश में घाटे का बजट है। दूसरी चीज हम टैक्स के बारे में समझ रहे थे। हमने देखा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर क्या होता है। हमने देखा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। हमने इनके फीचर्स देखे। डायरेक्ट टैक्स में हमने देखा पहला पॉइंट कि इनकी लाइबिलिटीज, टैक्स देने का जो दायित्व है, टैक्स चुकाने की जो लाइबिलिटी है, दैट कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये शिफ्ट नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, है ना, जिस पर होता है इम्पैक्ट और इंसिडेंस, जो उससे प्रभावी होता है, दोनों सेम पॉइंट पर होता है। और तीसरी चीज देखी हमने कि डायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली सरकार को पे करते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में हमने देखा लायबिलिटी शिफ्ट होती है, जिसको पे करना है उससे लायबिलिटी दूसरे पर चली जाती है। हमने देखा इम्पैक्ट और इंसिडेंट दोनों डिफरेंट पॉइंट पर होता है। हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स हम डायरेक्टली सरकार को ना पे करके किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू या किसी थर्ड बॉडी के थ्रू पे करते हैं। यहां तक की बात हम देख चुके थे। ठीक है, अभी तक की क्लासेस में हम ये बातें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया था या हमने प्लान किया था कि क्या चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आज हम सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल, जिसको कि आप इनकम टैक्स कहते हैं। ये जो डिस्कशन अभी होगा या जो भी हम कर रहे हैं, ये आपके लिए ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इफ यू आर अर्निंग पर्सन, यदि आप अर्निंग पर्सन है या आपके घर में कोई अर्निंग पर्सन है, तो भी आप इसका आज के लेक्चर का यूज वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे टैक्सेशन या कैसे टैक्स इस बार लगाया जाएगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग इस बार का टैक्सेशन सिस्टम में चेंज आपको देखने, चेंज या हम ये कह सकते हैं कि अपडेशन देखने के लिए मिला है। इस टैक्सेशन सिस्टम में इस बार के बजट में जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, हमें दो तरह के टैक्सेशन दिए हैं। हमें एक साथ दो तरह के टैक्सेशन दिए हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। आपकी इच्छा, आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लीजिए, आपकी इच्छा आप ऑप्शन 2 सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करना। ये ऑप्शन 1 कौन सा है? ओल्ड, जो पुराना जिस तरह से टैक्स लगता था उसी तरह से होगा। ऑप्शन 2 कौन सा है? न्यू, एक नया भी हमने बना करके प्रपोज दिया है। आप दोनों में डिसाइड कर लीजिए, जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मेरे लिए ये ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा अच्छा है, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, मतलब इस बार में या इस बार हमने क्या ऑप्शन दिया है कि भाई दो है, एक पुराना तो आपके पास है ही है, एक नया भी दे रहे हैं, और पुराने और नए वाले दोनों में से आप कंपेयर कर लीजिए, जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि भाई यहां पर ये ज्यादा सही है, वो वाला रिजिम आप या वो वाला टैक्सेशन स्ट्रक्चर आप उठा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आपको समझ में आ रही है कि इस बार सरकार ने आपको ऑप्शन दे रखा है। तो इस बार का इनकम टैक्स का जो सिस्टम है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही थोड़ा सा ये आप मान करके चल सकते हैं कि थोड़ा सा घुमावदार बन गया है। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम समझते हैं पहले, और दोनों में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल होगा और कौन सा कम बेनिफिशियल होगा हमारे। तो देखिए, जो टैक्स स्लैब दिया गया है उसको मैं एक बार आपको जस्ट पढ़ के पहले बता देता हूं, फिर हम इसको देखेंगे कि ये कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। सबसे पहली बात, अलग अलग सेक्शंस में, अच्छा मैं ये जनरली किस चीज के लिए ले रहा हूं, अप टू 60 ईयर्स, है ना। हमारे देश में अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग है, जैसे अप टू 60 ईयर के लिए अलग है, 60 से लेकर के 80 ईयर के लिए अलग है। हम कॉमन जो अप टू 60 ईयर है उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। अप टू 60 ईयर में क्या स्ट्रक्चर दिया है, तो समझिए स्ट्रक्चर क्या है। ये आपके इनकम का रेंज है। ठीक है, तो अगर आपके इनकम का रेंज 0 से लेकर के 2.5 लाख तक है, ये नया रिजिम है, ये नया वाला है।
जो नया सरकार ने दिया है, और ये जो है ये पुराना वाला है, ओल्ड रिजिम है जो पहले से था। ठीक है, तो देखिए 2.5 लाख तक अगर आपकी अर्निंग है तो आपको नए वाले में भी नील टैक्स है और पुराने वाले में भी नील टैक्स है। मैं एक बार सिर्फ पहले पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। दूसरा मैं देखूं तो अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो यहाँ पे भी आपको 5% का टैक्स है और यहाँ पे भी आपको 5% का टैक्स है। ठीक है, तीसरा मैं देखूं 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो यहाँ पर 12,500 रुपए और प्लस 10% जितनी भी आय 5 लाख से ऊपर है। यहाँ पे भी 12,500 रुपए प्लस पुराने वाले की हम बात कर रहे हैं 20% जो भी 5 लाख से ऊपर है। तीसरे वाले की कंडीशन देखें, 7.5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम है तो सबसे पहले तो आपको 37,500 रुपए पे करना है और उसके बाद 15% वो आय जो 7.5 लाख से ऊपर है। यहां पर 62,500 और उसके बाद 20% उस आय पर जो 7.5 लाख से ऊपर है। तीसरे वाले पर आते हैं 75,000 रुपए प्लस 20% जो 10 लाख से ऊपर है। यहां पर हमारा कौन सा है, 10 लाख से 12.5 लाख। ठीक है, तो 75,000 प्लस 20% जो 10 लाख से ऊपर है। यहां पर देखूं तो 1,12,500 रुपए प्लस 30% जितनी भी आय आपकी 10 लाख से ऊपर की है। यहां पर हम देखें तो ये 12.5 लाख से 12.5 लाख से 15 लाख तक का फिगर है। इसमें नए वाले में क्या है, 1,25,000 रुपए प्लस 25% वो धनराशि जो 12.5 लाख रुपए से ऊपर है। इधर पे क्या है, 1,87,500 रुपए 1,87,500 रुपीज प्लस 30% उस धनराशि का जो 12.5 लाख रुपए से ऊपर है। ठीक है, यहां पर हम देखें अगर आपकी आय 15 लाख से ऊपर है तो आपको भरना है 1,87,500 रुपए प्लस 30% उस आय का जो 15 लाख से ऊपर है। और यहां की बात करें तो 2,62,000 रुपए 500 प्लस 30% जो आपकी इससे ज्यादा है। ठीक है, जस्ट एक बार मैंने अभी इसको पढ़ा है, अब मैं आपको इसको समझाता हूं कि इसका बेसिकली कैलकुलेशन किस प्रकार से होता है। इसका मैं फटाक से आपको एक बार कैलकुलेशन समझाता हूं कि ये किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, ये मैंने खोला है चैट बॉक्स, यहाँ पे खोला है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि ये जो मैंने पढ़ा है ये आपको समझ में आया? अभी सिर्फ हमने पढ़ा है ना, ये आपके पास स्लाइड दिख रही होगी, ये आपको पढ़ने में समझ में आया? सिर्फ पढ़ा है अभी हमने, अभी मैं इसको कैलकुलेट करके भी बताता हूँ। बताइए भाई, इतना में समझ में आया? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, यहां तक की बात आपको समझ में आई तो मैं आगे बढ़ूं। विशाल, गुड। सिर्फ अभी देख लीजिए कि जो लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोपोर्शनल। पीयूष, प्रोपोर्शनल मतलब क्या बोल रहे हैं आप? व्हाट इज योर डाउट? आपका डाउट क्या है? प्रोपोर्शनल मतलब क्या पूछना चाहते हैं पीयूष आप? टैक्स स्लैब, प्रोपोर्शनेट टैक्स स्लैब ये होता है पीयूष, आपकी कोई भी इनकम हो आप पे टैक्स फिक्स्ड लगेगा। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए मैं ऐसा कहता हूं, जैसे एक एग्जांपल हम पकड़ते हैं आपका जीएसटी, है ना। जीएसटी आपको कितना लग रहा है? 18%। अगर आप सर्विस में जा रहे हैं तो आपको जीएसटी 18% है। ठीक है, अब कोई व्यक्ति 1,000 कमा रहा हो, कोई 10,000 कमा रहा हो, 1 लाख कमा रहा हो, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कितना भी कमा रहा हो, उसको टोटल फीस का 18% भरना पड़ेगा, है ना। उसको टोटल फीस का 18% भरना पड़ेगा। ये क्या है? ये प्रोपोर्शनेट टैक्सेशन सिस्टम है। पीयूष, क्लियर है आपको? कुछ भी इनकम हो, कितना भी इनकम हो, द रेट ऑफ टैक्सेशन इज फिक्स्ड। पीयूष, आपको क्लियर है ये बात? चलिए,
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल से आपको कैलकुलेट करके बताता हूं हाउ इज इट कैलकुलेटेड, कैसे ये कैलकुलेट हो रहा है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जो कि कमाता है 11 लाख रुपए साल भर में, है ना, पर मंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 11 लाख रुपए कमाता है वो साल भर में। ठीक है, मैं दोनों हिस्से में आपको इसका टैक्स निकाल के बताता हूं कितना आएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं ये वाली बात कर रहा हूं, ये जो नया वाला है इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूं। तो पहले क्या हो रहा है, पहले इस 11 लाख को मैं टुकड़ों में तोड़ ले रहा हूं। कैसे? 2.5 लाख के टुकड़े। तो कैसे तोड़ सकता हूं मैं इसको, देखिए मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूं। ठीक है, चलिए मैं नए वाले की बात कर रहा हूं, न्यू रेजिम की बात कर रहा हूं। पर्सन कमा रहा है 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए साल भर का। तो इसको मैं अलग अलग टुकड़े में तोड़ देता हूं। पहला टुकड़ा हो गया 0 से लेकर के 2.5 लाख तक का इनकम उसका। दूसरा टुकड़ा हो गया 2.5 लाख से लेकर के, प्लीज समझते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगले 2.5 लाख यानी 5 लाख तक का टुकड़ा। अगला हो गया 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक का टुकड़ा। अगला हो गया 7.5 से लेकर के 10 लाख तक का हिस्सा। और अगला हो गया 10 लाख से लेकर के 11 लाख तक का हिस्सा। क्यों? क्योंकि साल भर में वो कितना कमा रहा है, 11 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम रेट्स के हिसाब से चलते हैं। तो हम रेट्स उठा लेते हैं पिछले वाले स्लाइड से, क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए मुझे दिया है पहले वाले में 2.5 लाख तक में कितना है, नील है, नील है। फिर 5%, 10%, 15%, 20%, 25%। इस फिगर को छोड़ दीजिए, ये फिगर अपने आप निकल के आ जाएगा। और आगे है 30%। ठीक है, चलिए पहले वाले में है 0%, अगले वाले में है 5%, फिर है 10%, उसके बाद है 11%, सॉरी 15%, और उसके बाद है 20%। 25 और 30 के स्लैब में हम पहुंचे ही नहीं है। ठीक है, 25 और 30 के स्लैब में हम पहुंचे ही नहीं है, क्योंकि उसकी इनकम ही कितनी है, 11 लाख रुपए। यहां तक के 0% के हिसाब से इसका टैक्स बनता है 0 यहां से लेकर के, अब इस 2.5 लाख पे ध्यान दीजिए, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक, मतलब 2.5 लाख पे, 2.5 लाख पे कितना बन रहा है, 5%। 2.5 लाख पे 5% यानी इसका टैक्स बनेगा 12,500 रुपए। ठीक है, अभी मैं किसी डिडक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं, किसी छूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूं, आपको ये समझा रहा हूं कि कैलकुलेट कैसे होता है। फिर अगले 2.5 लाख पे, 5 लाख से लेकर के 7.5 लाख तक, अगले 2.5 लाख पे आपका कितना टैक्स बन रहा है, तो ये बन रहा है आपका 2.5 लाख का 10% यानी 25,000 रुपए। ठीक है, अगले की बात करूं तो ये फिर से 2.5 लाख, और 2.5 लाख पे 15,000 रुपए, 15%, 15% के हिसाब से हो गया 37,000, 37,500 रुपीज, 37,500 रुपए। और उसके बाद अगला 1 लाख रुपए, 10 लाख से 11 लाख रुपए यानी 1 लाख रुपए। अगले 1 लाख रुपए पे 20% यानी 1 लाख पे 20% कितना हो गया मेरा, तो 20,000 रुपए, है ना। प्रतिशत वर्ग बराबर समझ में आ रहा है आपको, सबको जोड़ देते हैं तो देखिए क्या मेरे पास आ रहा है, ये 500, 500, 1000 हो गया। ठीक है, ये 5,000 और ये 7,000, 7 5 12,000, और ये दो मिलाकर के 14,000, और एक वो मिलाकर के 15,000, तब 5 हो गया, कैरी 1 है मेरे पास में, तो 3 2 5 6 7 8 और एक 9, है ना। 1 10 100,000 95,000, यही है ना। यहाँ से देखो मैं तो 20,000, 10 30,000, 30 60,000, 70 80,000, और 80,000 के बाद 7 5 12, ठीक है, ये 2,500 2,500 5,000 हो गया, 95 90 5 बराबर है। ये सिंपल सी बात समझ में आई, कैसे मैंने कैलकुलेट किया। यहाँ तक की बात बता दीजिए किसी को अगर यहाँ पे कोई डाउट है। ये सिंपल सा कैलकुलेट किया मैंने, क्लियर है। ये सिंपल सा कैलकुलेशन 95 नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। और किसी को यहाँ में डाउट, इतने तक में डाउट, फिर से देखते हैं, चलिए
फिर से मैं इसको कैलकुलेट करता हूं। ये देखिए, देखिए अभिलाषा, ये परसेंटेज जो है, ये परसेंटेज मैंने यहां से उठाया है। पिछले स्लाइड में जो ये दिया है ना परसेंटेज, 5, 10, 15, 20, 25, यहां से उठाया है। ये देखिए ये क्यों हो रहा है, ये जो एडिशनल दे रहे हैं ये क्यों हो रहा है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहां से लेकर के यहां तक 0% है, तो भाई पहले 2.5 लाख का 0% कितना हुआ, 0 रुपए। अगले 2.5 लाख से 5 लाख तक कितने रुपए हुए, 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख पे 5% निकाल के देखना तो ये परसेंटेज आता है 12,500 रुपए। ठीक है, यहां पर देखूं 5 लाख से 7.5 लाख रुपए, तो फिर से 2.5 लाख का गैप है। 2.5 लाख पे 10%, तो ये आया 25,000 रुपए। यहां पे देखिए, यहाँ पे फिर 7.5 लाख से 10 लाख तक, यानी फिर से 2.5 लाख की बात हो रही है। कैलकुलेट करना है 15%, तो 2.5 लाख का 15% होता है 37,500 रुपए। और उसके बाद देखिए 10 लाख से 11 लाख, मतलब सिर्फ 1 लाख की बात हो रही है, और इस 1 लाख पे कैलकुलेट करना है 20%, यानी 20,000 रुपए। ठीक है, इन सब को जोड़ करके आया 95,000 रुपीज। मतलब इस व्यक्ति को जो टैक्स पे करना है नए रिजिम के अकॉर्डिंग, अगर हम देखें, अभी किसी डिडक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो नए रिजिम के अकॉर्डिंग जो उसको टैक्स पे करना है वो टैक्स का अमाउंट है 95,000 रुपीज, 95,000 रुपए। अभिलाषा समझ में आया आपको? दोबारा से कैलकुलेशन मैंने किया है। अभिलाषा अभी क्लियर है आपको? दोबारा से नहीं आया, फिर से बताइए। चलो बहुत बढ़िया। तो ए वाले पहले वाले केस में यहां पर मैं इसको लिख के रख लेता हूं, व्यक्ति 11 लाख रुपए कमा रहा है। केस ए में, नए वाले केस में इसका जो बन रहा है, ये कितना बन रहा है, 95,000 का बन रहा है। ठीक है, अब बी वाले की बात उठा लेता हूं, पुराने वाले की बात करता हूं। तो चलिए, ये प्रतिशत बदल जाएगा, बी वाले में, पुराने वाले में प्रतिशत बदल जाएगा तो वैल्यू भी बदल जाएगा। ठीक है, चलिए तो प्रतिशत उठा लेते हैं। पिछले वाले से क्या था, 5, 20, 20, 30। ठीक है, मतलब 7.5 लाख तक 20, 10 लाख तक 20, और 10 लाख से ऊपर 30। चलिए बढ़ जाते हैं यहां पे, मतलब इधर पे 0, इधर पे 5, ये सीधा हो गया 20, 10 लाख तक में भी 20%, और 10 लाख से ऊपर पे 30%। ठीक है, सिर्फ मैंने वहां से परसेंटेज प्रतिशत उठा लिया है। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले 2.5 लाख पे 0, यानी 0 बना। चलिए, अगले 2.5 लाख पे 5%, यानी ये बना 12,500 रुपए। अगले 2.5 लाख पे 20%। ठीक है, तो 2.5 लाख पे 20% यानी कितना बना, 50,000 रुपए। अगले 2.5 लाख पे फिर से 20%। क्लियर है, 10 लाख तक 20% है हमारा, तो अगले 2.5 लाख पे फिर से 20%, तो कितना बना, 50,000 रुपए। और अगले 1 लाख रुपए पे, अगले 1 लाख रुपए पे 30%, 30%, यानी 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। अगले 1 लाख पे 30%, यानी 30,000 रुपीज। ठीक है, चलिए जोड़ देते हैं इसको। ये कितना हो गया, 1,30,000, 40,000 और 42,500, 1,42,500 बराबर है। ये हो गया 1,30,000, 10, 40,000, 42,500। मतलब ओल्ड वाले में, प्रीवियस वाले के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इसका टैक्स बन रहा है 1,42,500 रुपए। सेम व्यक्ति जो 11 लाख रुपए कमा रहा है। बताइए, इस कैलकुलेशन में कोई डाउट? सिंपल कैलकुलेशन किया है मैंने बस, इस कैलकुलेशन में कोई डाउट? पुराने वाले के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इस कैलकुलेशन में कोई डाउट? नो सर, ठीक है, क्लियर है, गुड। और बाकी लोगों को दोनों कैलकुलेशन नो डाउट, गुड। चलिए, यानी पहले वाले सिचुएशन में मेरे को जो टैक्स भरना पड़ रहा है वो है 95,000 रुपए
दूसरे वाले में जो भरना पड़ रहा है वो है 1,42,000 रुपए। बताइए कौन सा वाला ऑप्ट करेंगे आप? कौन सा ऑप्ट करेंगे भाई? न्यू वाला 95,000 वाला विशाल ऑप्ट करेंगे, न्यू वाला। बाकी लोग बता दीजिए भाई फटाफट अपना ऑप्शन। भाई अब तो अपन देख सकते हैं ना कि कौन सा ऑप्ट करें हम, पुराना वाला कि नया वाला। बताओ भाई, रिस्पॉन्ड तो दो बाकी लोग। नया वाला। अभिलाषा बोल रही है पुराना वाला। ठीक है, अभिलाषा से हम पूछना चाहते हैं, अभिलाषा क्यों पुराना वाला? आप सरकार को 1,42,000 टैक्स भरना चाहते हैं जबकि आपके पास 95,000 के टैक्स का भी ऑप्शन है, क्यों पुराना वाला? बताइए अभिलाषा। अभिलाषा आपने चूज किया है पुराना वाला। क्यों भाई? राजेश नया वाला करेंगे, बहुत बढ़िया। एक अभिलाषा हमारे पास है, ये पुराना वाला करना चाहती हैं, तो बहुत इच्छा है जानने की कि अभिलाषा क्यों पुराना? सर उसमें कम टैक्स देना होगा। अरे कहाँ कम टैक्स दिख रहा है? और बाकी ये भाग्य लक्ष्मी, पीयूष का भी आंसर नहीं आया आई थिंक। पीयूष का भी ऑप्शन नहीं आया है। राजेश का आ गया है, दीपिका का आ गया है, विशाल का आ गया। चलिए, हाँ भाई अभिलाषा, कैसे कम देना पड़ रहा है? इसमें देखिए 95,000 है, मात्र 95,000 रुपए है, इसमें 1,42,000 रुपए, तो कम कैसे हुआ भाई? कैसे कम हो गया अभिलाषा इसमें? अभिलाषा इसमें मुझे बताइए कम कैसे हो गया? 1,42,000 है यार ये तो। न्यू से तो कम है। कैसे न्यू से कम है बेटा? अभिलाषा नए वाले में 95,000 है, पुराने वाले में 1,42,500 है। पीयूष न्यू वाला। ठीक है, हम अभिलाषा का थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभिलाषा पुराने वाले में 1,42,500 निकल रहा है, नए वाले में मात्र 95,000 निकल रहा है। आप समझ पा रहे हैं? दोनों को वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया है, तो कम कैसे हो गया मुझे ये समझ में नहीं आया। समझ में गलती हो गया। ठीक है, तो आप अपना आंसर बदलना चाहते हैं? आप अपना आंसर बदलना चाहते हैं? देख सोच लो। जी बिल्कुल, तो आपका भी आंसर नया वाला है ना, 95,000 वाला। ठीक है, अपना भी आंसर नया वाला है। चलिए, अब मैं आपको इसके आगे की कहानी बताता हूं। ये तो आपने सिर्फ कैलकुलेशन किया, ठीक है, ये पूरा मैं मिटा देता हूं। अभी हमने सिर्फ कैलकुलेशन किया है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को मैं फिर से करूंगा, लेकिन इसमें पहले मैं कुछ चीजें ऐड कर लूं। अब आपका पुराना वाला जो टैक्सेशन सिस्टम था, या ये भी कह सकते हैं है, जो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम है, इस ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में आपको मिलता है रिबेट। इस ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में आपको मिलता है डिडक्शंस। ठीक है, क्लियर है जी? इस ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम में आपको मिलेगा डिडक्शंस। इनिशियली 87 ए का डिडक्शन मिलता है, जो कि 2,500 का होता है। ये दोनों में होता है, इसलिए मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी डिडक्शंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, डिडक्शंस मतलब समझते हैं आप, कटौती होती है। डिडक्शंस मतलब कटौती होती है। तो चलिए, कुछ कटौतियों की मैं बात करता हूं। ये कटौती पुराने वाले में एप्लीकेबल है, नए वाले में कटौती नहीं मिलेगी, तो पुराने वाले में कटौती में आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कटौतियां मैं उठाता हूं। सबसे पहली कटौती है अंडर सेक्शन 80C। सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, आयकर एक्ट के 80C सेक्शन के अकॉर्डिंग आप विभिन्न निवेशों में 1,50,000 रुपए तक का डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं।
विभिन्न निवेशों में 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये 1.5 लाख रुपए में आप लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें हैं, ठीक है, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट 1.5 लाख रुपए तक आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने होम लोन लिया है, अगर आपने होम लोन लिया है तो होम लोन के ब्याज पे भी, होम लोन के ब्याज पे भी जहां तक मुझे मालूम है, जहां तक मुझे मालूम है 24A के अंडर शायद आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है। अगर आपने एनपीएस में इन्वेस्ट किया है, न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट किया है, तो आप 50,000 रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। आप अगर किराए के घर में रहते हैं और आप अगर एचआरए पे करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस पे करते हैं, तो ये हाउस रेंट अलाउंस भी आप क्लेम कर सकते हैं। लगभग 12,672, 6,000 के हिसाब से भी मैं देखूं तो 12,672 ये भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये कब है, जब आप ओल्ड में जाएंगे तो। इसके अलावा भी प्रोफेशनल टैक्स XYZ बहुत सारे कुछ डिडक्शंस और भी हैं। चलिए इन डिडक्शंस को मैं एक राउंड फिगर में जोड़ देता हूं। तो ये हो गया 2 लाख रुपए, ये हो गया, मान लीजिए मैंने होम लोन भी लिया है तो 2 लाख रुपए ये हो गया, 1.5 लाख रुपए ये हो गया, 3.5 लाख रुपए, और इसको भी राउंड फिगर में 1 लाख रुपए मान लेता हूं, मतलब 4.5 लाख रुपए। ठीक है, एक राउंड फिगर में लगभग लगभग मैं बात करूं तो 4.5 लाख रुपए का डिडक्शन यानी कटौती हो गई। अब इस कटौती का उपयोग देखिए मैं किस तरह से करूंगा। सरकार कहती है इस कटौती का आप उपयोग इस तरह से कर सकते हैं, आपकी आय थी कितनी, 11 लाख रुपए, आप उसमें से घटा दीजिए सीधे सीधे 4.5 लाख रुपए, आपके जो ये कटौती है इसको सीधे सीधे घटा दीजिए। ठीक है, 10 में से 4.5 घटाता तो 5.5 बचता, एक और मिला करके मतलब 6.5 लाख रुपए। यानी अब मेरी इनकम कितनी कंसीडर की जाएगी, 6.5 लाख रुपए। मेरी इनकम कंसीडर 10-11 लाख नहीं की जाएगी, सिर्फ की जाएगी 6.5 लाख रुपए। क्लियर है। तो चलिए इस 6.5 लाख रुपए पे मैं फिर से अपना टैक्स कैलकुलेट करता हूं। पहले जो 11 लाख था अब वो हो गया है 6.5 लाख रुपए। 6.5 लाख पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए वापस से इसको मैं स्लैब में डिवाइड कर देता हूं और पुराने वाले के हिसाब से अपना फिर से टैक्स बनाता हूं। ठीक है, चलिए यहां तक कि मेरी बात समझ में आई आपको, डिडक्शंस क्या चीज होते हैं। पुराने वाले टैक्सेशन स्लैब में आपको डिडक्शंस अलाउड है। मेरी बात समझ में आई आपको। यहां तक कटौतियां होती हैं विभिन्न विभिन्न आयकर के सेक्शन के अंदर, आयकर एक्ट के विभिन्न सेक्शन के अंदर कटौतियां होती हैं जो कि पुराने वाले टैक्सेशन स्लैब में अप्लाई होती हैं। समझ में आई मेरी बात यहां तक। बिल्कुल सही है पीयूष, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओल्ड वन इज बेनिफिशियल ओनली इफ यू हैव द डिडक्शंस, अगर आपके पास डिडक्शंस हैं तो, अदरवाइज इट इज नॉट बेनिफिशियल। तो चलिए यहां तक समझ में आ गया, तो फिर से निकाल लेते हैं। 0 से लेकर के 2.5 लाख तक पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक का, और तीसरा टुकड़ा 5 लाख से लेकर के 6.5 लाख तक का, अगले 1.5 लाख तक का। चलिए यहां पर कितना प्रतिशत था, 0, यहां पे कितना था, 5, और यहां पे हो गया था सीधा सीधा 20%। तो चलिए ये 0 वाला कितना हो गया टोटल, 0, ये 5 वाला हो गया 12,500 रुपए बराबर, और यहां पे 1.5 लाख रुपए पे 20% यानी 30,000 रुपए। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया भाई साहब, ये हो गया 42,500 रुपए, 42,500 रुपए। तो अगर मेरे पास 4.5 लाख तक का डिडक्शन है तो मुझे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, पुराने वाले के हिसाब से मात्र 42,000 रुपए, जबकि नए वाले में आ रहा था 95,000 रुपीज। अब बताइए कौन सा चूज करेंगे, 95 वाला या 42 वाला।
फिर से आ गई बात, आप बताइए कौन सा चूज करेंगे। ऑब्वियसली ओल्ड वाला, इफ यू डू हैव द डिडक्शंस। नए वाले में किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। नए वाले में एडिशनल क्या चीज सरकार ने दी है, मान लीजिए, मान लीजिए आपकी इनकम जो है 4.5 लाख रुपए आती है, ठीक है। आपकी इनकम 4.5 लाख रुपए आती है, आपका कोई डिडक्शन नहीं है, कहीं आपने निवेश नहीं किया है, 4.5 लाख रुपए पे आती है। तो यहां पे नए वाले में सरकार क्या बोल रही है कि आपके 5 लाख तक के टैक्स को, 5 लाख तक के टैक्स को हम रिबेट दे देंगे, छूट दे देंगे, अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो। लेकिन अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है, 5,50,000 है, तो आपको पूरे पे टैक्स भरना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो हम आपको टैक्स पे छूट दे देंगे, लेकिन अगर इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको एज पर स्लैब, जैसा स्लैब है उसके अकॉर्डिंग टैक्स भरना पड़ेगा। तो समझ रहे कितना एक हौच पौच, या आप समझ सकते हैं एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रख दिया सरकार ने कि करूं क्या। ये तो हम इस पर बात करें क्योंकि हम चलो ठीक है एग्जामिनेशन की यूपीएससी एमपीपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम इसको इस डिटेल में देख रहे हैं। अब आप एक आम आदमी के बारे में सोचिए, एक आम आदमी के बारे में, एक तो पहले ही वो टैक्स नहीं भरता था, अब इतना सारा कॉम्प्लिकेशन। पहली चीज अगर मैं बोलूं तो लोगों को तो ये नया वाला तो फिलहाल मैं बोलूं तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है। अगर मैं एक्चुअल में समझने की कोशिश करूं, आप डिटेल में जाकर के स्टडी कीजिए इसके बारे में, इसके बारे में, फिर बताइए टैक्स कितना हो रहा है, फिर कैलकुलेट कीजिए, फिर पे करिए। इससे तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है राजेश, बिल्कुल हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल कम हो सकता है इससे। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट हैं, ये सभी इन्वेस्टमेंट ज्यादातर आपको कौन से दिखाई देते हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस या गवर्नमेंट के डिपॉजिट वाले इंश्योरेंस है। समझ रहे हैं। तो ये इसकी कहानी है भैया, इतना इसमें कंफ्यूजन है। आ रही कुछ बात आपको थोड़ा बहुत समझ में, आ रही बात भाई, इसमें कंफ्यूजन जो है आपको समझ में। पीयूष गुड, अभिलाषा गुड, विशाल गुड, आज आई है सर, ओके। अभी देखिए कहानी तो इतनी ही नहीं है, अभी इसके बाद इसी इनकम टैक्स पे एक टैक्स लगता है जिसको कहते हैं सरचार्ज, और एक लगता है जिसको कहते हैं सेस, सरचार्ज और सेस। अब उसका भी कॉन्सेप्ट चलिए एक बार समझ लेते हैं, सरचार्ज और सेस का कॉन्सेप्ट क्या है। इस बार सरकार ने सरचार्ज में क्या कहा है, पहले क्या था, पहले की कंडीशन क्या थी। पहले जो रेट था उसमें सरकार ने कहा था कि यदि आपकी इनकम 50 लाख रुपए सालाना तक है, 50 लाख रुपए सालाना तक है, तो आपको सरचार्ज नहीं भरना है। लेकिन अगर आपकी इनकम 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ रुपए सालाना है, यहां तक है, तो आपको आपके इनकम टैक्स के ऊपर एडिशनल अतिरिक्त सरचार्ज भी भरना है, जिसकी की दर होगी कितनी, तो इसकी दर होगी 10% के हिसाब से, पहले का कंडीशन जो था, पहले का जो रेट था। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, 1 करोड़ रुपए से ऊपर है, तो आपको सरचार्ज भरना पड़ेगा 15%। ये पहले की कहानी थी। अब की कहानी क्या है, अब की कहानी है कि 50 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक 10% भरिए। मतलब पहले ये था 1 करोड़ से ऊपर कितना भी हो 15% भरिए, 2 हो, 5 हो, 10 हो, 20 हो, कितना भी करोड़ हो आप 15% सरचार्ज भरिए। अब क्या हो गया है, अब हो गया है यदि आप 1 करोड़ तक कमाते हैं, 50 लाख से ऊपर कमाते हैं, तो 10% तक सरचार्ज भरिए। अगर आप 1 करोड़ से लेकर के
1 करोड़ से लेकर के 2 करोड़ तक कमाते हैं तो साहब 20% सरचार्ज भरिए। अगर आप 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ तक कमाते हैं तो भाई साहब 25% सरचार्ज भरिए। और अगर आप 5 करोड़ से ऊपर कमाते हैं, चाहे जितना भी कमाते हो, तो आपको 37% 37% का सरचार्ज भरना पड़ेगा। आया मजा? ये अतिरिक्त टैक्स है, ये जो है अतिरिक्त टैक्स है अब के स्लैब के अकॉर्डिंग। अब यहां पर एक बात से कंफ्यूज मत होइएगा, एक बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि सरचार्ज यानी अगर मैं बोलूं कि किसी की इनकम मान लीजिए 5 करोड़ रुपए है, एक एग्जांपल, उस पर टैक्स का प्रतिशत जो है 20% आ रहा है और 5 करोड़ के हिसाब से सरचार्ज 25% मिला करके उसको टैक्स जो है 45% भरना पड़ेगा। तो आपका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है, आपका कैलकुलेशन बिल्कुल गलत है। ठीक है, सरचार्ज जो होता है, समझिए मेरी बात को, सरचार्ज जो होता है दिस इज टैक्स ऑन टैक्स, ये टैक्स पर टैक्स होता है, टैक्स ऑन टैक्स। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए मेरी इनकम पहले जैसे हमने निकाला था, पहले हमने निकाला था 11 लाख रुपए हम कमा रहे हैं, है ना। मान लीजिए 11 लाख पे तो नहीं बनेगा, मान लीजिए मैं कमा रहा हूं 2 करोड़ रुपए, है ना, एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपए। पहले निकाला जाएगा मेरा इनकम टैक्स, मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स आया 2 लाख रुपए। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, अभी मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं बार बार। तो मान लीजिए मेरा इनकम टैक्स आया 2 लाख रुपए, तो सरचार्ज का 2 करोड़ रुपए है, मतलब मैं 20% के स्लैब में आऊंगा। सरचार्ज का 20% इस इनकम पे नहीं निकाला जाएगा, इस निकाले गए टैक्स पे निकाला जाएगा। तो ये 20% जो लागू होगा ये 2 करोड़ पे नहीं लागू होगा, ये 2 लाख रुपए पे लागू। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये टैक्स ऑन टैक्स है, ये टैक्स पे टैक्स है, ना कि इनकम पे टैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लाख रुपए आया, अब 2 लाख रुपए का 20% निकाल लेते हैं। पहला आया 20,000 रुपए और 20% यानी 40,000 रुपए, तो ये कितना हो गया 40,000 रुपए, ना कि इस पे कैलकुलेट होगा। तो इनकम कितना हो गया 2 लाख, या टैक्स कितना हो गया टोटल भरने का 2,40,000 रुपए। समझ में आया? सरचार्ज, सरचार्ज डायरेक्ट टैक्स नहीं, सरचार्ज टैक्स पे टैक्स है, ये भी डायरेक्ट टैक्स है लेकिन टैक्स पे टैक्स है। तो कॉन्सेप्ट आपको सरचार्ज का समझ में आया? थोड़ा सा घुमा के है बट कॉन्सेप्ट आपको सरचार्ज का समझ में आया? सरचार्ज आय पर नहीं लगता है, सरचार्ज आपके कैलकुलेटेड टैक्स पर लगता है, और ये सबको नहीं लगता है। जैसे मेरी इनकम मान लीजिए 15 लाख रुपए, तो मुझे नहीं लगेगी, मेरी इनकम तब लगेगी जब 50 लाख से ऊपर की इनकम हो तो सरचार्ज लगेगी। समझ में आई मेरी बात यहां पर आपको सरचार्ज का कॉन्सेप्ट? गुड गुड। तो पहले तो हो गया इनकम टैक्स, फिर अगर आपकी इनकम ज्यादा है तो उस टैक्स के ऊपर हो गया सरचार्ज। ठीक है, अब तीसरा एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए साथ साथ में, तीसरा कॉन्सेप्ट होता है, इसको कहते हैं सेस, इसको कहते हैं सेस। सेस सरकार क्यों लेती है? इसको कहती है हेल्थ और एजुकेशन सेस। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के विकास के लिए सरकार आपसे एडिशनल टैक्स लेती है, जो वर्तमान में 4% है, जो वर्तमान में 4% है सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब ये जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है ये सबको भरना है, फिर चाहे आपकी इनकम, अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो 2.5 लाख से कम है तब तो टैक्स ही नहीं बना, तो जीरो का तो 4% जीरो ही हो गया। लेकिन अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा है, फिर आप 5 लाख कमाते हो, 10 लाख कमाते हो, 50 लाख कमाते हो, 1 करोड़ कमाते हो, 5 करोड़ कमाते हो, 500 करोड़ कमाते हो, आपको भरना पड़ेगा सेस, आपको सेस भरना पड़ेगा। मतलब मान लीजिए जैसे पिछला वाला ही क्वेश्चन उठाता हूं मैं, वहां पर मेरी टोटल इनकम सेस जैसे मान लीजिए अपन 4% पकड़ रहे हैं, ठीक है, 4% है, तो अगर आपकी इनकम टैक्स बनी 10,000 रुपए, एक एग्जाम्पल, ठीक है, इस पे सरचार्ज बना, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सरचार्ज बना है, या ऐसा भी ऐसा रख लेते हैं कि एक व्यक्ति की इनकम टैक्स बनी 50,000 रुपए, ठीक है,
इसका सरचार्ज भी बना, एग्जाम्पल लेता हूं, मान लीजिए 5,000 रुपए का सरचार्ज बना, ये सिर्फ एग्जाम्पल फिगर है ना, तो इसका टोटल कितना हो गया 55,000 रुपए। इस पे सरचार्ज नहीं भरा तो इसका टोटल हो गया 10,000। अब इस पे सेस लगेगा दोनों, इसका 4% ले लेते हैं, ये 10%, ये 1%, यानी 400 रुपए। ये भाई साहब 400 रुपए भरेंगे, यानी टोटल मिला के ये भरेंगे 10,400 रुपए। और इनका 5500 पे 55,000 पे 4% निकालिए, ये हो गया 10%, ये हो गया 1%, 5 के 20 और 200 और 5 2,000 रुपए, और ये हो गया 200 रुपए, 2,200 रुपए। मतलब 5500 रुपए, सॉरी 55,000 रुपए प्लस एडिशनल 2,200 रुपए और जोड़ दीजिए, ये सेस का है। यानी टोटल मिला के 7 2 और 5 57,500 रुपए टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये भी टैक्स क्या है, टैक्स ऑन टैक्स है, ये भी इनकम पर नहीं निकाला मैंने, ये भी टैक्स ऑन टैक्स है। तो सेस तो हर किसी को भरना है, लेकिन सरचार्ज हर किसी को नहीं भरना है। सेस और सरचार्ज दोनों इनकम पे नहीं लगता है, ये टैक्स जो कैलकुलेट हुआ है उस पे लगता है। तो आप समझ लीजिए कि एक आम आदमी, जो मैंने आपको याद है, आपने पहली क्लास जब अटेंड की थी तो पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी समस्या इस देश की क्या है। सबसे बड़ी समस्या एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जुड़े हुए लोग हैं वो 51% हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं 17%, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 30 का 30 है, 29-30 का फिगर है। यहां पर लगभग देखेंगे तो यहां पर की कहानी आती है आपके पास 29% लोग, लगभग 51 से 52% कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में। और ये इसलिए क्योंकि इनके पास अपने कंजम्पशन के बाद जो एडिशनल पैसा बचता है, जिससे कि ये डेवलपमेंट एक्टिविटी कर सकते थे, इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, निवेश कर सकते थे, वो सब कहाँ जाता है। तो आप समझ लीजिए टैक्स कितना भरना पड़ता है एक व्यक्ति को। मतलब एक आम व्यक्ति जो 10 लाख रुपए कमाता है, मैं सिर्फ एक जनरल कैलकुलेशन करूं, 11 लाख की हमने बात करी थी, 11 लाख अगर कमाता है तो भी, और 4.5 लाख रुपए का डिडक्शन भी अगर उसको मिलता है तो मतलब ये 4.5 लाख रुपए तो उसके खर्च हो जाते हैं डिडक्शन में, तो भी उसके ऊपर हमने कुछ निकाला था लगभग 50,000 रुपए का टैक्स, उसके ऊपर सेस जोड़ दीजिए, इतना टैक्स उसको भरना पड़ता है। आई आपको बात समझ में? आप सभी लोग जितने हैं, आपको मेरी बात समझ में आई? आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई? अभिलाषा यस सर, गुड। दीपिका गुड। राजेश को भी समझ में आ गई, विशाल को भी समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, आपकी जो ये ओरिएंटेशंस क्लास चली है, इसके अकॉर्डिंग आपको जैसा भी लगा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि ठीक है हमें ये बात समझ में आ रही है, हम गो थ्रू कर सकते हैं, हमारी प्रिपरेशन हो सकती है, तो आप रजिस्ट्रेशंस कराइए। उसके अकॉर्डिंग पे या उस रजिस्ट्रेशंस के हिसाब से आपकी बैचेस बनाई जाएंगी, और उन बैचेस में शुरू से पहले दिन से, इनिशियल से सभी आपकी नॉर्मल क्लासेस चालू होंगी, जिसमें कि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन चालू करेंगे। अभी कई सारी चीजें मैंने पॉइंट टू पॉइंट बीच बीच से भी उठाई हैं, कई सारी चीजें हमने जंप कर करके भी पढ़ी हैं, ठीक है। आपकी नॉर्मल जब बैचेस चालू होंगे उसमें सब प्रॉपर क्लास की तरह सर सिर्फ आपकी क्लास ही ज्वाइन कर सकते हैं। राजेश, आपको इसके लिए जो कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं ना आपके इसमें क्या कहते हैं, वो जहां से आपको लिंक मिली है, उन कांटेक्ट नंबर पे एक बार आपको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो एक बार आप वैसा डिस्कशन उनसे कर लीजिए, ठीक है। चलिए, आई होप हम लोग मेंस ओरिएंटेड क्लास विल स्टार्ट। यस पीयूष, वी विल फोकस कंप्लीट सिलेबस इंक्लूडिंग प्री एंड मेंस। आपको प्री और मेंस पूरे एग्जाम रेडी मटेरियल बनाया जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई होप हमारे रेगुलर बैचेस में आप फिर से हमें मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।
होप वी विल मीट सून। चलिए, थैंक यू वेरी मच। है ना, यू कैन गिव, आपको जैसा भी लगा, जो भी लगा, यू कैन गिव द फीडबैक ऑन द कॉन्टेक्ट नंबर्स। जो कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिया है, यू कैन गिव द फीडबैक्स। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड इंक्वायरी आपको वहीं से मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।